हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस या आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस या आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट एग्जाम पर लगातार केस चल रहा था। 2 साल से ज़्यादा चल रहे थे इसको केस को होते हुए। कुल मिला के ये पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब आपका काम ये रह गया है कि आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना, क्योंकि कभी भी इसका नोटिस आ सकता है इसके एग्जाम से रिलेटेड, यानी इसका एग्जाम जल्दी हो जाएगा। तो आप ऐसा ना समझें कि आपकी तैयारी उसी टाइम हो जाएगी, इसलिए आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करना है। तो आज जो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर सीरीज में क्या है, टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी जितने भी टॉपिक चैप्टर दे रखे हैं सबके हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू मतलब कह सकते हैं जो एग्जाम के लेवल के होंगे। बिल्कुल सही आपको कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है आयुर्वेद का परिचय और इतिहास। ठीक है, इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगी, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां से भी आपको मिल जाएगी। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड कंटेंट इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी आपकी क्लास लाइव नहीं है, लाइव भी स्टार्ट कर देंगे जब आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप एक टाइम फिक्स कर लेंगे, लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी जल्दी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, इजी है, आप लाइव समझ कर ही अटेंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आयुर्वेद शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है? आयुर्वेद इज कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग दे सकते हैं। तो आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आपका बना है आयु, आयु, दूसरा है आपका वेद। ठीक है, आयु का मतलब क्या है? आयु का मतलब क्या है? जीवन। ठीक है, जीवन, जीवन या लाइफ, लाइफ। ठीक है, और आपका वेद का मतलब क्या है? आपका ज्ञान या नॉलेज, या फिर इसी ही आप साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, साइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें जीवन का ज्ञान या जीवन का विज्ञान हमारा क्या कहलाता है? आयुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा इसीलिए बी करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है आप सभी लोगों का आंसर बी आया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु जिसका अर्थ जीवन है, ठीक है, वेद जिसका अर्थ है ज्ञान या विज्ञान। ठीक है, अर्थात आयुर्वेद का अर्थ क्या है? जीवन का विज्ञान या लाइफ ऑफ साइंस। इजी क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद का मूल उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार शमनम का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार शमनम? ठीक है, मेंशन्ड। तो ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर आपको बताएं। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, आयुर्वेद का बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद का मतलब यह है किसी बीमारी को इलाज करना। ठीक है, लेकिन ये चीज गलत है। आयुर्वेद में क्या होता है कि आयुर्वेद में बीमारी का इलाज तो होता ही होता है, लेकिन ऐसा भी करना होता है कि बीमारियों को पास नहीं आने देना, यानी बीमार आपको स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के निवारण के लिए, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका स्वास्थ्य पूरी तरीके से सही वैसा रहे जैसा कि है। ठीक है, उसे किसी भी तरह की बीमारी ना हो। और दूसरी चीज, जैसे बीमारी हो गई है उसकी बीमारी या उसकी रोग को दूर करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग निवारण के लिए, यानी प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द हेल्थी एंड क्योरिंग द सिक। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा देखिए टफ नहीं है, इन चीजों को आप समझ कर करेंगे तो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। किसी बुक को आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ये चीजें सर के ऊपर से जाएं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, हमने डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कराई, सीसीआरएस की तैयारी कराई, उसमें काफी लोगों को सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अभी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो ध्यान रखेंगे, आयुर्वेद का मूल उद्देश्य स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और बीमार व्यक्ति के रोगों को दूर करना है। ठीक है, क्लियर? ये चिकित्सा पद्धति केवल लक्षणों का इलाज नहीं करती बल्कि रोग को जड़ से समाप्त करती है। ठीक है, तो सबसे सेफ और सबसे कह सकते जड़ से खत्म करने वाला जो कह सकते पद्धति होती है आयुर्वेद ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इजी है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके लिए आयुर्वेद में हो ही नहीं सकता। तो क्या है? शल्य चिकित्सा के जनक फादर ऑफ सर्जरी के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी? तो जो कह सकते हैं शल्य चिकित्सा के जनक हैं या फादर ऑफ सर्जरी हैं, किसे कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखेंगे, आचार्य सुश्रुत को। ठीक है, आचार्य सुश्रुत को, आचार्य सुश्रुत। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो सुश्रुत संहिता आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। सुश्रुत संहिता सर्जरी से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अगर हम बात करें आचार्य सुश्रुत किसके चेले हैं या इनके गुरु कौन हैं, तो सुश्रुत के जो गुरु हैं धन्वंतरी, धन्वंतरी, ठीक है, भगवान धन्वंतरी, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है क्योंकि उनकी सुश्रुत संहिता, ठीक है, सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से सर्जरी पर आधारित है। जो मॉडर्न सर्जरी है इन्हीं के उससे ली गई है, ठीक है। उन्होंने इसमें, ठीक है, उन्होंने 100 से अधिक शल्य क्रियाओं यानी जो सर्जिकल प्रोसेस है 100 से उनके बारे में देख रखी, और 300 से अधिक 300, ठीक है, 300 से अधिक उपकरणों या इक्विपमेंट का वर्णन किसमें किया गया, सुश्रुत संहिता में किया गया। इसलिए सर्जरी के जनक कौन है, आचार्य सुश्रुत, ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, ये हमारी आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट की बुक थी, ठीक है, हमने कुछ दिन पहले लॉन्च करी थी, तो इसका फिलहाल स्टॉक अब खत्म हो चुका है। अगर आपको इसकी ई बुक चाहिए, ठीक है, ई बुक तो आपको इसकी अभी मिल जाएगी, ई बुक ले सकते हैं, ऐप से ले सकते हैं, अदरवाइज आप हमें डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज करके ई बुक ले सकते हैं। तो इसकी कुछ छोटी सी नॉमिनल प्राइस है 149 रुपए, इसको आप ले सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं बुक क्यों नहीं दे रहा हूं, तो बुक को हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे इतना टाइम लग रहा है अपडेट करते हो, बहुत टाइम से आपकी अपडेट की बात सुनते आ रहे हैं। बात यह है, सब कुछ हम एग्जाम के ओरिएंटेड करना चाह रहे हैं कि आप एक ही बुक पढ़े, एक से ही आपका काम हो जाए। देखिए बार बार मौके नहीं मिलते, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए एक ही बार में एग्जाम में सिलेक्शन आप लोगों का दिलाना मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो इसलिए इस बुक को अपडेट कर रहे हैं। ये बुक तो समझ लीजिए अब नहीं आएगी, ठीक है, इसको मतलब इसका अपडेट वर्जन आएगा। अगर आपको लेना है, ये सभी एग्जाम में हेल्प करेगी, यूपी ट्रिपल है, डी ट्रिपल एस भी है, एम्स है, सीसीआरएस है, या कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें आयुर्वेदिक फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरी है और 2000 एमसीक्यू है, ठीक है, बाइलिंगुअल एमसीक्यू थ्योरी हिंदी में है, आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और बुक जैसे ही आ जाएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा यूपीजी के इसके अंदर मंगवा सकते हैं, यूपी ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके इसको मंगवा सकते हैं। मात्र आपको ये 299 की 300-350 पेज की बुक है और बहुत बेहतरीन कंटेंट है इसमें। कल जो आप यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ है, लगभग 11-12 क्वेश्चन इससे आपकी बुक से आए थे, बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। और आपको बता दें हमारा डी ट्रिपल एस बी और सीसीआरएस का ये बैच चलाया गया था। जो लोग डी ट्रिपल एस बी वाले हैं जो एग्जाम जुलाई में देंगे, तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड बैच रह गया, यानी पहले चलाया गया था, लाइव चला था, अब क्या है, रिकॉर्डेड है, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस का बैच भी जब आपका एग्जाम डेट जारी हो जाएगी, बैच जल्दी आ जाएगा, आप सब लोग जुड़ जाएं। उसके बाद हम लाइव सेशन यूट्यूब पर भी करेंगे, बैच भी चलेगा, बुक भी आएगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। मतलब एक सारी चीजों के लिए, आयुर्वेद के लिए आपको किसी दूसरे चैनल यूट्यूब पर ये भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। बेस्ट आयुर्वेदिक क्लासेस आपको हमारे पास सब कुछ मिल जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। फार्मेसी की फील्ड चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारा एलोपैथिक का कोर्स चल रहा है, एलोपैथिक का एग्जाम 21 जून को होने वाला है, तो उसके लिए भी अगर जो लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग एलोपैथिक कर रखा है तो, ठीक है, डी फार्मा कर रखा हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अष्टांग आयुर्वेद में की कौन सी शाखा विषाक्त पदार्थों, ठीक है, विषाक्त पदार्थों और उनके प्रभावों के अध्ययन से संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अब जिन लोगों को पता है वो तो बता सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो हमसे जुड़े रहे, सब बताया जाएगा, ठीक है। विच ब्रांच ऑफ अष्टांग आयुर्वेद डील्स विद टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक का मतलब क्या है, जहरीली चीजें, ठीक है, सब्सटेंस एंड देयर इफेक्ट, ठीक है, यानी जहरीली चीजें और उनके प्रभाव के बारे में किसमें अध्ययन किया जाता है, काया चिकित्सा में नहीं किया जाता है, काया चिकित्सा में शरीर का होता है, भूत विद्या में भी नहीं किया जाता है, ठीक है, अगत तंत्र में, बिल्कुल सही हो जाएगा, अगत तंत्र। इसी को जो हम मॉडर्न में बात करें, मॉडर्न मेडिसिन में बात करें, टॉक्सिकोलॉजी के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है, अगत तंत्र। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब 5 ऑप्शन ही आपको यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए 5 ही ऑप्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करना, बाकी डी ट्रिपल एस भी है वाले से करेंगे तो और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगत तंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी आयुर्वेद का वो अंग है जो विष और जहरीले पदार्थों और उनके प्रभावों का अध्ययन और उपचार से संबंधित है। जैसे कि मान सकते हैं सांप है, बिच्छू है और अन्य जहरीली जीवों के काटने पर उनसे क्या प्रभाव हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके का होगा, उन सब के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन किया गया? इन विच ईयर वाज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कब किया गया था? इन सारी चीजों को रेगुलेशन आयुष है, आयुष ने का गठन किया गया था। होम्योपैथी है, आपका आयुर्वेद है, यूनानी है, इन सबको एक कह सकते हैं
इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो भारत सरकार ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मैं बता चुका हूं, आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, सिद्ध है और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा जो चलती आ रही है अपने देश में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो उन प्रणालियों को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता को मुख्य रूप से किस चिकित्सा विधा का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? चरक संहिता इज प्राइमरी कंसीडर द फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ विच मेडिकल ब्रांच। शाल्य तंत्र है, सर्जरी नहीं है, शालक तंत्र, ईएनटी, काया चिकित्सा। तो चरक संहिता में काया चिकित्सा के बारे में है, यानी आपकी इंटरनल मेडिसिन, यानी कि पूरी आपकी बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी से रिलेटेड ये चीजें इसमें देखने को, बॉडी से रिलेटेड जितने भी आपके डिसीज है उनके बारे में इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें आचार्य चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई है, लेकिन ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नाम आता है पुनर्वसु। ठीक है, पुनर्वसु, एक सेकेंड, पुनर्वसु। तो इनके शिष्य थे अग्निवेश। कौन थे? इनके शिष्य थे अग्निवेश। इनके वैसे तो बहुत शिष्य हैं। ठीक है, और शिष्य का नाम भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, शिष्य जो उनके चेले हैं या कह सकते हैं स्टूडेंट है, उनसे भी आता। तो पुनर्वसु के जो शिष्य थे कौन थे? अग्निवेश। इनके द्वारा लिखा गया था एक ग्रंथ अग्निवेश तंत्र, अग्निवेश तंत्र, अग्निवेश तंत्र। ठीक है, तो अग्निवेश तंत्र को ही संशोधित करके किसने? चरक ने क्या लिखा? अग्निवेश तंत्र को ही चरक संहिता, चरक संहिता। ठीक है, इसी को नया नाम दिया चरक संहिता। ठीक है, तो ये किसके हुआ? आचार्य चरक द्वारा। तो अब पुनर्वसु के जो आचार्य थे, इनके जो शिष्य थे अग्निवेश, अग्निवेश के शिष्य कौन हुए? चरक। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा काया चिकित्सा से, यानी पूरी बॉडी के डिसीज से रिलेटेड ये था। ठीक है, तो चरक संहिता मुख्य रूप से काया चिकित्सा यानी इंटर मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल जो आपकी मेडिसिन है उन पर आधारित है, और इसे आयुर्वेद की बुनियाद और बाइबल ऑफ इंटरनल मेडिसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइबल ऑफ इंटरनल मेडिसिन। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद के अनुसार आयु के संगठक कौन कौन से हैं? ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आयुष अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? तो कौन कौन से हैं? शरीर है, इंद्रिय है, सत्व है, यानी कि मन, आत्मा, यानी कि जो संगठक है, बॉडी, आपकी बॉडी हो गई। दूसरा सेंस ऑर्गन है, जैसे कि आंख, कान, नाक। ठीक है, आपकी स्किन, तो ये सेंस होगा। माइंड, ठीक है, मन यानी मन, सत्व जिसे बोलते हैं सत्व। उसके अलावा सूल यानी कि आत्मा। तो ये क्या है? ये कंपोनेंट्स हैं किसके? आपके आयु के, यानी कि आयु मतलब मैंने बताया था क्या मतलब है? जीवन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आयुर्वेद में जीवन या आयु को शरीर यानी कि आपकी बॉडी हो गई, इंद्रियों यानी कि सेंस, मन यानी कि माइंड, और आत्मा यानी कि सोल का संयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ इन सभी का संतुलन होना, यानी शरीर है, इंद्रिय है, मन है, इन सब का बैलेंस होना। तो क्या है? आप स्वस्थ रहेंगे, इन चीजों का बैलेंस रहेगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की नींव प्राचीन काल के किस तकनीक पर आधारित मानी जाती है? ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी इज बेस्ड ऑन विच एंशिएंट टेक्निक? बताइए, जो आपकी मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी है किस चीज की मानी जाती है, मतलब किस तकनीक पर आधारित है? तो यह है नासिका पुनर्निर्माण, जो आपकी नाक है उसका दोबारा निर्माण। ठीक है, इंडियन रेनोप्लास्टिक मेथड पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है, राइनोप्लास्टी या नाक का पुनर्निर्माण की सबसे पुरानी तकनीक बताई थी। ये इसे आज भी इंडियन राइनोप्लास्टी मेथड भी कहा जाता है, और इसका कह सकते पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, जितने पूरी दुनिया के डॉक्टर है इसका इस्तेमाल आज भी सर्जरी में कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है, और ये आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का आधार है। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी आप सुनते होंगे आए दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल 200 ईस्वी से 1200 ईस्वी में आयुर्वेद के किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ? इन विच फील्ड ऑफ आयुर्वेद डिड द मोस्ट डेवलपमेंट अकर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड? तो किसका हुआ था? रस शास्त्र और खनिज औषधियां, यानी कि जो रस हैं, रस शास्त्र मतलब जो बहुत सारे खनिज हैं, मिनरल वगैरह, तो उनसे औषधियों का निर्माण का मध्यकाल में बहुत ज्यादा निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो जो बड़े बड़े आपके कह सकते हैं मिनरल्स हैं खाने जो हो गए, ठीक है, उनसे औषधियों का भस्म बनाना, चूर्ण बनाना, ठीक है, तो उन सब का निर्माण किसमें हुआ सबसे ज्यादा? मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो मध्यकाल में रसशास्त्र अपने चरम पर पहुंचा, जहां पर पारा है, अभ्रक है, ठीक है, स्वर्ण जैसी धातुओं का शोधन किया गया उनका। ये सारी मेथड है, जब हम रसशास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इनको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। औषधियां बनाई जाने लगी। इस काल को निघंटु, ठीक है, निघंटु क्या है? औषधियों की सूची है, उसमें औषधि के बारे में दे रखा है, किस तरीके से इसका यूज करना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस बीमारी में कौन सी औषधि काम आती है, ये सारी क्या कहलाते हैं? निघंटुओं में होता है, यानी औषधियों की सूची होती है। तो सूचियों का व्यापक लेखन हुआ था किसमें? आपका जो आपका मध्यकाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए बिल्कुल जो पैटर्न यूपी ट्रिपल पूछने वाला उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिक जो पुराने कह सकते हैं पुराने पैटर्न पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करने वाले, ठीक है। तो अष्टांग हृदय की रचयिता आचार्य बागभट्ट है, द ऑथर ऑफ अष्टांग हृदय आचार्य बागभट्ट। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, ये ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों शैलियों में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करता है। दिस टेक्स्ट कंप्लीट नॉलेज ऑफ आयुर्वेद बोथ प्रोज एंड वर्स, ठीक है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है? आचार्य बागभट्ट है, और ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करता है। तो ये चीज गलत हो जाएगी, ये केवल किसमें लिखा गया है? पद्य में लिखा गया है, यानी कविता के रूप में इसको लिखा गया है। तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अष्टांग जो हृदय है इसके जो रचयिता कौन है? आचार्य बागभट्ट। तो इसमें कह सकते हैं सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये मुख्य रूप से पद्य शैली यानी काव्य शैली में इसको लिखा गया है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। गद्य, ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, अष्टांग हृदय और आपका है दूसरा क्या? अष्टांग संग्रह, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या? अलग अलग चीजें दोनों, ठीक है, लिखे दोनों बागभट्ट द्वारा है, लेकिन गद्य और पद्य में दोनों का मिश्रण अष्टांग संग्रह में मिलता है, ना कि अष्टांग हृदय में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से पुनर्वासु आत्रेय परंपरा के बारे में सही क्या है? सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पुनर्वासु आत्रेय ट्रेडिशन। पुनर्वासु आत्रेय परंपरा और आपकी धन्वंतरी परंपरा, दो परंपराएं हैं, आपको पढ़ना है डिटेल में, और उनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। किस से आता है और किस पर आधारित थी ये भी आता है। तो ये मुख्य रूप से चिकित्सा शाखा मेडिसिन ब्रांच से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज प्राइमरी रिलेटेड टू मेडिसिन ब्रांच, ठीक है, मेडिसिन ब्रांच। अगला है अग्निवेश, भेल, पराशर इनके मुख्य शिष्य थे। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले बताया था, जो पुनर्वसु आत्रेय थे तो उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनमें एक शिष्य का नाम था अग्निवेश। अग्निवेश ने ही अग्निवेश तंत्र की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद अग्निवेश तंत्र को ही संशोधित करके क्या बना? चरक संहिता, चरक द्वारा चरक संहिता। तो अग्निवेश के शिष्य कौन थे? चरक, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाए? ऑप्शन नंबर में हमारा सी करेक्ट हो। दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो पुनर्वसु आतृ परंपरा आयुर्वेद की चिकित्सा शाखा यानी मेडिसिन है, चिकित्सा शाखा है, जिसके 6 प्रमुख शिष्यों, ठीक है। शिष्य ध्यान रखेंगे कौन कौन से? अग्निवेश है, भेल है, जातुकल है, पराशर है, हरित है और क्षारपणि। तो ये 6 शिष्य है, इनके नाम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन से पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य नहीं है, ठीक है। इनमें से आपको सबका नाम ध्यान रखना। DSSS में लगभग इस बार 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, आगे आपसे भी पूछ सकते। तो अग्निवेश द्वारा रचित अग्निवेश तंत्र ही बाद में चरक संहिता बना था। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सम्मिलित करें, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। एक और आपको अष्टांग शाखा देख रखी है, अष्टांग शाखाएं कौमर व्रत है, शालक तंत्र है, शाल तंत्र है। दूसरा उनकी आधुनिक चिकित्सा यानी मॉडर्न मेडिसिन बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है कौमर व्रत। कौमर व्रत किससे संबंधित है? तो पेडियाट्रिक्स और ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि जो आपके बाल रोग है, स्त्री रोग है, उससे रिलेटेड है। शालक तंत्र की बात करें, देखिए 2 चीजें हैं, एक है शालक तंत्र, दूसरा है शाल्य तंत्र, दोनों में डिफरेंस है। शाल्य तंत्र क्या होता है? सर्जरी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? सर्जरी से, ठीक है। और शालक किससे होता है? ENT और ऑप्थेमोलॉजी। ENT का मतलब क्या है? ईयर, नोज और थ्रोट, यानी कि गला, यानी कि आंख, नाक और गला। ऑप्थेमोलॉजी से संबंधित है। भूत विद्या की बात करें तो साइकियाट्री, ठीक है, साइकियाट्री से संबंधित है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर में हमारा कौन सा करेक्ट होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर में हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करना है, ठीक है, हमें आपको तैयार करना, ठीक है। तो इसमें सब यही चीज दे रखी जो मैंने आपको बताई है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रमुख संहिताओं और उनके लेखकों का सही मिलान करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी तो आप मान सकते हैं, अगर आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके का आ गया तो आप थोड़ा सा गलत कर सकते हैं। तो मैच द मेजर संहिता विद देयर अवतर, एक और सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, काश्यप संहिता। तो सुश्रुत संहिता की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने, इजी है। चरक संहिता की बात करें तो किसने, आचार्य सॉरी ये आचार्य चरक ने, यानी अष्टांग हृदय की आ गई तो आचार्य बागभट्ट ने, ठीक है। और काश्यप संहिता आचार्य कश्यप, नाम में ही लिखा है तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का पहला, और चौथे का तीसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। एक बार क्या, एक ही बार करना है, दोबारा नहीं करना, बस एक ही बार में काम हो जाएगा आपका, सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता यही चीज लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान को डैश ज्ञान माना जाता था जिसे ऋषियों ने ईश्वर से प्राप्त किया था। इन एंशियंट टाइम मेडिकल साइंस वाज कंसीडर्ड डैश नॉलेज विच सेज ऋषि फ्रॉम गॉड। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों को का मानना है ये आयुर्वेद का आज तक जो कह सकते हैं स्थापना के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं लग पाया। ये कहा जाता है ये भगवानों का ज्ञान है, यानी भगवानों द्वारा प्राप्त हुआ, देवताओं द्वारा इनको प्राप्त किया गया, तो इसे माना जाता है देवी ज्ञान, ठीक है, देवीय ज्ञान। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कहते हैं कि जो कह सकते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मा द्वारा इसको ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान आया। उसके बाद दक्ष प्रजापति इन्होंने ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया आयुर्वेद का ज्ञान, प्रजापति, ठीक है। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमार भाइयों को, ठीक है, अश्वनी कुमार भाइयों को, थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी, बाद में देख लेंगे, अश्विनी कुमारों को। और फिर इनसे पहुंचा इंद्र के पास। फिर इसी तरीके से अलग अलग जगह बढ़ गया और आचार्यों, ऋषियों से, मुनियों से होते हुए आज हमारे पास पहुंच चुका है, ठीक है। इसमें से पहले से देवी ज्ञान इसको माना जाता था, देवताओं द्वारा ये है, ठीक है। तो वैदिक काल में चिकित्सा को देवीय ज्ञान माना जाता था और ऐसा माना जाता है ऋषियों ने इसे ब्रह्मा से, ठीक है, ब्रह्मा से परंपरा के अनुसार प्राप्त किया था। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम IMCC एक्ट वर्ष डैश में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया, ठीक है। द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट IMCC एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ डैश कम 1970 में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 में पारित किया गया ताकि आयुर्वेद है, सिद्ध है और यूनानी जैसी प्रणालियों का विनिमय, यानी कि इनको कंट्रोल किस तरीके से करना है और इनके स्टैंडर्ड तय किए जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट हिलक जाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में औषधियों को वनस्पति या, ठीक है, वनस्पति या कहा गया। इन ऋग्वेद मेडिसिन आर कॉल्ड वनस्पति और डैश। बताइए, आपके पास ऑप्शन है, जीवन दायिनी है, औषधि माता है, दिव्य रस है, ओजस है। तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में औषधियों को वनस्पति कहा गया है या औषधि माता कहा गया, यानी औषधियों को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, ठीक है, औषधि माता। ऑप्शन नंबर में हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि औषधियों उस टाइम इतने डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कुल मिला के जब औषधि से किसी की चोट बीमारी ठीक हो जाती थी तो वो उसे बहुत बड़ा दर्जा देता, अपनी माँ के साथ समान समझता था, ठीक है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऋग्वेद में औषधियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें वनस्पति या औषधि माता के रूप में संबोधित किया गया है। और जो ऋग्वेद है इसमें सबसे अधिक औषधियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद के इतिहास कालानुक्रम सही व्यवस्थित करें। तो अरेंज द पीरियड ऑफ आयुर्वेदिक हिस्ट्री इन द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनमें सबसे पहले क्या था, इनमें ऑर्डर आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन लिए जिस तरीके का यूपी ट्रिपल पूछ सकता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले है वैदिक काल। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर, ठीक है, 1500 BC से लेकर 200 BC, ठीक है, 200 BC। तो इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, संहिता काल आ गया। फिर उसके बाद आपका क्या है,
संहिता काल नहीं, पहले वैदिक काल आ गया, दूसरे पर संहिता काल आ गया, फिर आपका मध्य काल आ गया। ठीक है, ये 200 एडी से, ये 200 एडी से 1200 एडी तक, 1200 एडी तक। और जो आधुनिक काल है तो ये 1200 एडी से अब तक, जो अब तक चल रहा है क्या है आपका। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या आ गया, ये 500 बीसी। ठीक है, ये 500 बीसी है, और ये संहिता काल है 500 बीसी से, बीसी समझ रहे हैं, ईसा पूर्व, और 200 एडी तक, 200 एडी तक। आइयो देखिए, कुछ बुक्स में ये डेट हो सकता है आपको अलग मिले, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आए भी ना, लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा मान के चलते हैं, मिलता जुलता आपको आंसर मिलेगा भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, 2 3 4 ए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो आयुर्वेद का वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, 600 या 500 कोई इसमें डिफरेंस इतना वाली घबराने वाली बात नहीं है। संहिता काल का 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसवी तक। ठीक है, मध्यकाल का 200 से 1200, और अंत में आधुनिक काल की यानी मॉडर्न पीरियड की बात करें तो 1200 से जो अब चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता के स्थानों सेक्शन को उनके सही क्रम में लगाएं। प्रारंभिक 4 स्थान, अरेंज स्थान सेक्शंस ऑफ चरक संहिता ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर, फर्स्ट 4 सेक्शन। विमान स्थान है, सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, शरीर स्थान है। ठीक है, तो चरक संहिता में कुल कितने स्थान है, यानी 8 सेक्शन है। ठीक है, 8 सेक्शन है, 8 सेक्शन या क्या है स्थान। 120 अध्याय है, 120 आपको अध्याय देखने को मिलते हैं। तो इसमें शुरू के 4 आपसे पूछे गए, शुरू के 4 कौन से होंगे, तो ध्यान रखना है। शुरू के होंगे आपको सबसे पहले सूत्र स्थान है, फिर आपका क्या आएगा निदान स्थान है, फिर आपका विमान स्थान है, लास्ट में शरीर स्थान है। 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, ये चीज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसकी ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, किस तरीके से इन चीजों को याद रखना है। तो आपके सामने जैसे कि अगर हम 8 की बात करें, जो 8 स्थान है, तो उनकी ट्रिक है सूत्र निदान बीड़ा शरीर में, सूत्र निदान बीड़ा शरीर में, इंद्रिय से चिकित्सा, कल्पना से सिद्धि। यानी सूत्र स्थान 1, निदान स्थान, बीड़ा स्थान, शरीर स्थान, ये 4 आपसे पूछे गए थे। फिर उसके बाद अगर लास्ट के 4 की बात करें तो इंद्र स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्ध स्थान। ठीक है, आज होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। भाई अगर हम सुश्रुत संहिता की बात करें, ये क्या चरक संहिता, तो सुश्रुत संहिता में आपको कितने स्थान देखने को मिलते हैं, 6 सेक्शन देखने को मिलते हैं। तो उनकी ट्रिक अलग है। जब हम कह सकते हैं अपना कोर्स लाएंगे तो इन चीजों को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चरक संहिता का सही क्रम, मूल सिद्धांत, सूत्र स्थान, निदान स्थान रोगों के कारण, इनके मतलब भी होते हैं। विमान स्थान का चिकित्सा विज्ञान की पद्धति, और शरीर स्थान एनाटॉमी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण बेस। तो एक मतलब अभिकथन और कारण थे, तो उसका अभिकथन है अथर्ववेद को आयुर्वेद का मुख्य स्रोत माना जाता है। अथर्ववेद इज कंसीडर्ड द मेन सोर्स ऑफ आयुर्वेद। तो अगला इसका रीजन क्या है, इसमें रोग निवारण के लिए 700 से अधिक मंत्र और औषधि सूक्त दिए गए। इट कंटेन मोर देन 700 मंत्रस एंड मेडिसिनल हिम्स फॉर डिसीज प्रिवेंशन। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसी तरीके से इसका आंसर करना है, जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें यही चीज दे रखी, अथर्ववेद को आयुर्वेद का प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्स माना जाता है, क्योंकि इसमें शल्य चिकित्सा, ठीक है, शल्य चिकित्सा, बाल विज्ञान, बाल चिकित्सा के साथ साथ 700 से अधिक रोग निवारक के मंत्रों का वर्णन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण बेस्ड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये सारे ही क्वेश्चन जितने मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे बढ़कर इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, चाहे आप DSSB का एग्जाम देंगे, आयुर्वेद UPSSB का देंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अथर्ववेद को आयुर्वेद का मुख्य स्रोत माना जाता है। अथर्ववेद इज कंसीडर्ड द मेन सोर्स ऑफ आयुर्वेद। इसका रीजन है, इसका कारण क्या है, इसमें रोग निवारण के लिए 700 से अधिक मंत्र और औषधि सूक्त दिए गए हैं। ठीक है, इट कंटेन मोर देन 700 मंत्रास एंड मेडिसिनल हिम्स फॉर डिसीज प्रिवेंट। ये क्वेश्चन तो शायद कर लिया है ना, हो गया। तो 19 का तो हो गया है, ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो इसमें ठीक है 19 ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 20 मतलब 19 क्वेश्चन को रिपीट कर दिया धोखे में, गलती ये हो गई टाइपिंग में। तो इस चीज के लिए आप परेशान नहीं होंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप सब लोग जुड़ जाएंगे, तब लाइव के लिए एक टाइम फिक्स कर देंगे, आपको लाइव क्लास मिलने लगेगी। देखिए इस बार आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, अगर आपने आयुर्वेद में डिप्लोमा कर रखा और पेट का एग्जाम दिया है तब।
तो आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आ सकती। तो सिलेक्शन लेने के लिए सभी लोग जी जान से मेहनत करेंगे। आपको भी करना है, आपको मुझसे जुड़ जाना है, और जुड़ने के साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कोर्स भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी क्लास चलेगी, टेस्ट सीरीज भी आएगी, बुक भी आएगी, मतलब एक ही जगह। देखिए थोड़ा बहुत आपको पैसा तो देना पड़ सकता है, लेकिन सिलेक्शन की गारंटी आपकी पूरी रहेगी। ठीक है, अगर आप फ्री में सोचें इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें, आप बुक लेकर बैठ जाएं, मैं आपसे कहूंगा कि आप पूरा दिन एक बुक का एक चैप्टर पढ़ लें और किसी को समझा दें तो नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, जो लोग पढ़ रहे इस चीज फील्ड से घुसे हुए हैं तो उनकी तो कोई बात कह नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ें आसान भाषा में समझाना हर किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ जाएंगे आयुर्वेद की तैयारी करने के लिए। यूपी जीके की बुक चाहिए, देखिए मैं यूपी जीके की बुक आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यूपी जीके स्कैनर है, इसको रट डालें जब लोग, इसमें सारे यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी जिस तरीके के पूछ रहा है। ठीक है, बस करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना है, बाकी ये पूरी बुक से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।